आपकी टीवी स्क्रीन पर ये उन वीर सपूतों की आखिरी विदाई की तस्वीरें हैं जिन्होंने देश के लिए अपनी जान दे दी। हरियाणा के रहने वाले कैप्टन कपिल कुंडू, जम्मू कश्मीर के सांबा जिले में रहने वाले रोशन लाल, मध्य प्रदेश के रहने वाले राइफलमैन राम अवतार और जम्मू कश्मीर के कठुआ जिले के रहने वाले शुभम सिंह पाकिस्तान की गोलीबारी में शहीद हुए। देश ने फिर अपने 4 सपूतों को खो दिया। पाकिस्तान की नापाक फायरिंग में सेना के युवा कैप्टन सहित 4 जवान शहीद हो गए। लेकिन ऐसे में सवाल यह है कि आखिर ये सब कब तक चलता रहेगा? कब तक देश के सपूत वीरगति को प्राप्त होते रहेंगे? इस समस्या का परमानेंट इलाज कब और क्या होगा? 4 गए हैं तो कम से कम 24 तो लेके आए वो उनसे। 4 गए हैं तो कम से कम 24 तो लेके आए वो उनसे। कब तक जारी रहेगी नापाक फायरिंग? कब तक कुर्बानी देते रहेंगे हमारे जवान? कब होगा पाक का परमानेंट इलाज? ये सवाल इसलिए क्योंकि आज देश कुर्बान होने वाले 4 देशभक्तों की शहादत का हिसाब मांग रहा है। शहीद के परिवार भी कह रहे हैं कि शहादत तभी रुकेगी जब तक पाक का सही इलाज नहीं होगा। बातचीत बंद होने से पाक बेलगाम हो गया है और वो लगातार उकसावे की कार्रवाई कर रहा है। ऐसे में सवाल ये है कि पाक का असल इलाज क्या है? क्या युद्ध ही नापाक पाक का एकमात्र इलाज है? पाक की नापाक हरकतों से पुंछ सेक्टर में एमपी के ग्वालियर के राइफलमैन राम अवतार, जम्मू कश्मीर के सांबा के हवलदार रोशन लाल, जम्मू कश्मीर के कठुआ जिले के राइफलमैन शुभम सिंह और हरियाणा के गुड़गांव के रनसिका गांव के कैप्टन कपिल कुंडू शहीद हो गए। सीमा पर हमारे जवान जरूर शहीद हो रहे हैं, लेकिन देश के जवानों का जज्बा हमेशा ऊंचा रहा है। शहीद होने वाले कैप्टन कपिल कुंडू की देशभक्ति का यही जज्बा उनकी कविता में भी झलकती है, जो उन्होंने पहले लिखी थी। कैप्टन कपिल ने लिखा था, अपने लहू से सींचा है उन परवानों ने, यूं ही नहीं ये वादियां जन्नत कहलाती हैं। आज भी खड़ी है रूह आशिक इन सरहदों पे, आजमाना है किसी को अपना जोर तो आए। पूछा खुदा ने काफी कत्ल किए हैं उन जहान में, बोला आशिक ए वतन हूँ गुनाहों की हर सजा मंजूर है। करके नम अपने चश्म बोले निजाम ए आलम, ऐसे दलेर आशिक से पहली दफा पाला पड़ा है। बोला खुदा कतार बहुत लंबी है अभी आने वालों की, कमी नहीं है मेरे मुल्क में उस पर मर मिटने वालों की। ऐसे ही भावना से सीमा पर जवान हर वक्त जान की बाजी लगाकर देश की रक्षा करते हैं और अपनी जान न्योछावर कर देते हैं। लेकिन अब जरूरत पाक के परमानेंट इलाज करने की है, ताकि कैप्टन कुंडू जैसे जवान सीमा पर बेवजह नापाक गोलियों का निशाना न बने। ब्यूरो रिपोर्ट, ईटीवी न्यूज। क्या पकौड़े बेचना रोजगार है? ये अजीबोगरीब मुद्दा इन दिनों चर्चा में है। राज्यसभा में अपने पहले संबोधन में बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने भी पीएम के पकौड़े वाले बयान का बचाव करते हुए कांग्रेस पर पलटवार किया। लेकिन रोजगार के इस नए मॉडल पर छिड़ी सियासी नूरा कुश्ती के बीच क्या सोचता है युवा, ये रिपोर्ट देखिए। ये विकराल समस्या कोई 8 साल में नहीं हुई। पकौड़ा बनाना कोई शर्म की बात नहीं है। बेरोजगारी वर्सेस पकौड़ा पॉलिटिक्स। संसद में भी पकौड़ा चर्चा, शहर शहर पकौड़ा प्रदर्शन, छनने लगा सियासी पकौड़ा। ज्यादा से ज्यादा नौजवान प्रधानमंत्री जी की सलाह पर पकौड़ा बेचें और पैसा कमाएं। बेरोजगारी युवा भारत की सबसे बड़ी समस्या है, लेकिन इस बड़ी समस्या के बीच देश भर में चर्चा हो रही है पकौड़े की। यहां तक कि राज्यसभा में अपने पहले संबोधन में बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने पकौड़े वाले बयान को लेकर कांग्रेस के तंज का करारा जवाब दिया। आपको बताएंगे कि आखिर क्या है ये पकौड़ा पॉलिटिक्स और क्यों हो रहे हैं पकौड़ा प्रदर्शन। इसी दौरान पकौड़ा बेचने पर दिए पीएम के बयान और उस पर पी चिदंबरम की प्रतिक्रिया को लेकर चर्चा हुई।
पीएम ने बेरोजगारी पर चर्चा के दौरान कहा था कि पकौड़ा बेचना भी एक रोजगार ही है, स्वरोजगार है। पीएम के इस बयान पर कांग्रेस नेता पी चिदम्बरम ने ट्वीट करके तीखी प्रतिक्रिया दी थी। चिदम्बरम ने लिखा था, पकौड़ा बेचना एक रोजगार है तो उस तर्क से भीख मांगना भी एक रोजगार है। लेकिन सड़कों पर भी इस बयान का विरोध शुरू हो चुका है। हम आपको दिखाते हैं पकौड़ा प्रदर्शन की तस्वीरें। रोजगार के कमजोर आंकड़े पर सरकार की अपनी सफाई है, लेकिन रोजगार के लिए दर दर भटकते युवा इस बयान के बाद अपना विरोध जता रहे हैं। देखिए ये 3 तस्वीरें, जहां विरोध स्वरोजगार का नहीं बल्कि विरोध बेरोजगारी के मुद्दे को छिपा लेने का हो रहा है। मामला युवाओं के रोजगार से जुड़ा है, लेकिन देश की सियासत ने भी इसे अपना लिया है। इसे प्रधानमंत्री जी व्यंग न माने, एक अच्छा मशवरा दिया है प्रधानमंत्री जी ने। एक तरफ चर्चा युवा भारत की होती है तो दूसरी तरफ हर साल करोड़ों बेरोजगार भीड़ में शामिल हो रहे हैं। लेकिन जिस तरीके से पकौड़ा पॉलिटिक्स ने बेरोजगारी के मुद्दे को सियासी मजाक बनाना शुरू किया है, डर इस बात का है कि कहीं गरीबी की तरह बेरोजगारी हटाना भी एक सियासी जुमला बनकर न रह जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, ईटीवी न्यूज। दिल्ली में सीलिंग को लेकर चल रहा विवाद एक बार फिर से सुप्रीम कोर्ट की दहलीज पर पहुंचा, जहां देश की सर्वोच्च अदालत ने दिल्ली सरकार, एमसीडी और डीडीए को दिल्ली के हित में फैसला लेने का आदेश दिया। दिल्ली सरकार के साथ ही दोनों अथॉरिटी पर कारोबारियों के दबाव में काम करने का गंभीर आरोप है। सीलिंग पर सियासत के बीच सख्ती, सीलिंग पर सुप्रीम फटकार, सीलिंग पर विरोध और समाधान का टकराव। दिल्ली पर सीलिंग को लेकर चल रही सियासत के बीच सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली वालों की सेहत का सवाल खड़ा कर राजनीति करने वालों को जबरदस्त झटका दिया है। कोर्ट ने दिल्ली सरकार और एमसीडी को कड़ी फटकार लगाते हुए पूछा है कि आप दिल्ली में तबाही का इंतजार क्यों कर रहे हैं। कोर्ट ने डीडीए से मास्टर प्लान 2021 में बदलाव के बाबत भी सवाल पूछे हैं। दरअसल दिल्ली में सीलिंग पर सियासी नूरा कुश्ती के बीच डीडीए ने दुकान और रिहायशी भूखंडों के एफएआर को लेकर बड़ा बदलाव किया है। इससे भले ही व्यापारियों को सीलिंग से छुटकारा मिल जाए, लेकिन ये दिल्ली की बर्बादी का रास्ता तय करने वाला फैसला है। कोर्ट ने प्राधिकरणों से कहा है कि आप कोई भी प्लान बनाते वक्त दिल्ली की जनता को नजरअंदाज नहीं कर सकते। कोर्ट ने डीडीए को 2 सप्ताह के भीतर एक हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया है, जिसमें मास्टर प्लान 2021 में प्रस्तावित बदलावों का जिक्र हो। पिछले दिनों दिल्ली सरकार और बीजेपी के बीच जमकर हुई तकरार के बाद डीडीए ने नया प्रस्ताव पारित किया है, जिसके मुताबिक दुकान और घर के एफएआर को 180 से बढ़ाकर 350 कर दिया गया है। 12 मीटर तक की सड़कों पर बने गोदाम रेगुलराइज करने का फैसला भी लिया गया है। अलग अलग कैटेगरी के लिए अलग अलग कन्वर्जन चार्ज के साथ ही कन्वर्जन चार्ज पर पेनाल्टी 10 गुना से घटाकर 2 गुना कर दी गई है। आपको बता दें कि दुनिया के सबसे प्रदूषित शहरों में से एक दिल्ली में अवैध निर्माण की भरमार के बीच कारोबारी दबाव की राजनीति का खुला प्रदर्शन कर रहे हैं। 2 फरवरी को कारोबारियों की बुलाई बंद को लेकर पूरी दिल्ली ठप रही। कारोबारियों के अपने दावे और परेशानी हो सकती है, लेकिन सवाल है कि अगर दिल्ली सलामत नहीं रहेगी तो इसमें कौन सा कारोबार फले और फूलेगा और कौन यहाँ सेहतमंद रह पाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, ईटीवी न्यूज। मध्य प्रदेश के हनी ट्रैप मामले में शिकार भी है और शिकारी भी, लेकिन शिकार हुआ कौन है, ये सवाल बेहद पेचीदा होता जा रहा है। अब तक मामले से जुड़े कई वीडियो भी सामने आ चुके हैं। सवाल है कि इस डर्टी डील के आखिर कितने वीडियो हैं। मैडम गिरफ्तार हैं, माननीय फरार हैं और वीडियो की भरमार है। 1.5 हफ्ते से ज्यादा का वक्त गुजर गया, लेकिन मध्य प्रदेश की इन मैडम और माननीय विवाद में शिकार कौन है और शिकारी कौन, ये बताना बेहद मुश्किल है। वजह है वीडियो। सबसे पहले बात मामले से जुड़े ताजा तरीन वीडियो की। डर्टी डील के कितने वीडियो? 5 फरवरी 2018। ईटीवी इस वीडियो की पुष्टि नहीं करता है। तस्वीर में आरोपी विक्रमजीत सिंह को साफ साफ देखा जा सकता है। सफेद कुर्ते और पायजामे में उसके साथ एक और शख्स बैठा है।
कहा जा रहा है कि वो शख्स कोई और नहीं बल्कि कांग्रेस विधायक हेमंत कटारे है। आज मेरे को एक चीज सही बता रहा हूँ। अभी पता किस किस को है, बिल्कुल फैक्ट बता। बिल्कुल मैं झूठ नहीं बोलूंगा। हाँ। अभी 1, 2, 3 और चौथा एजेंसी। अगर इस बातचीत को सुनकर आप किसी नतीजे पर पहुंच रहे हैं तो प्लीज थोड़ा धैर्य रखिए, क्योंकि ऐसे कई वीडियो और ऑडियो हैं जिसे इस मामले से जुड़ा बताया जा रहा है। डर्टी डील के कितने वीडियो? 4 फरवरी 2018। ईटीवी इस वीडियो की पुष्टि नहीं करता। जी हाँ, रविवार को भी इस मामले से जुड़े 3 ऑडियो क्लिप सामने आए थे। तीनों ऑडियो क्लिप में कैद बातचीत को हेमंत कटारे और मैडम के बीच हुई बातचीत बताया जा रहा था, जिसमें डील की रकम तय की जा रही है। तय हो रही है डील की रकम। तो 25 ही कर रहा हूँ मैं राउंड में। मतलब सिर्फ राउंड में आप 25 करोगे? हाँ। ऑडियो क्लिप नंबर 2, प्रॉब्लम नहीं करने का भरोसा। तो मेरे को वीडियो की ऑथेंटिसिटी और कैसा बना है वो इंश्योर करना है। दूसरा एफिडेविट को सामने इंश्योर करना है। ऑडियो क्लिप नंबर 3, दोबारा डील की रकम पर बातचीत। बिल्कुल दिक्कत है, 28 फाइनल हुआ था ना। अरे यार अब इतना सब तो छोड़ दो यार, उसमें क्या हो जाएगा बताओ। आपने देखा, दोनों के बीच मामले को रफा दफा करने के लिए डील चल रही है, लेकिन यह मामला इस वीडियो से भी क्लियर नहीं हो रहा। चलिए अब आपको इस मामले से जुड़ा एक और वीडियो दिखाते हैं जो विक्रमजीत सिंह का है और वो पुलिस पर सवाल उठा रहा है। डर्टी डील के कितने वीडियो? ईटीवी इस वीडियो की पुष्टि नहीं करता। आपको बता दें कि यह मामला 24 फरवरी को सामने आया था, जब भोपाल के एक जर्नलिज्म की छात्रा ने कांग्रेस के एमएलए पर शारीरिक शोषण करने का आरोप लगाया था। हेमंत कटारे पर शारीरिक शोषण का आरोप, कांग्रेस विधायक पर बलात्कार का आरोप लगाने वाली लड़की गिरफ्तार हुई और पूरे मामले को हनी ट्रैप से जोड़कर देखा जाने लगा। 25 जनवरी 2018, आरोप लगाने वाली लड़की का यू टर्न, लड़की ने मामले को बताया मजाक। मामला कांग्रेस विधायक से जुड़ा है और इसमें कई बीजेपी के एमएलए का नाम भी उछाला गया है, इसलिए इस मामले में सीबीआई जांच कराने की मांग की जा रही है। अच्छा ये होगा कि जैसा नेता प्रतिपक्ष ने कहा है, इसकी सीबीआई जांच हो जाए और मुख्यमंत्री जी इसकी सीबीआई जांच करवा लें तो दूध का दूध पानी का पानी जनता के सामने आ जाएगा। इस पर राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप की बजाय सवाल ये है कि अगर कोई संगीन आरोप लगे हैं तो उन आरोपों की जांच होकर निश्चित रूप से न्यायालय में मामला प्रस्तुत होना चाहिए। दरअसल जांच में जुटी पुलिस पर भी मामले में शामिल होने के आरोप लगे हैं। आपको बता दें कि यह मामला हनी ट्रैप से शुरू हुआ था, जो कि अब पूरी तरह से डर्टी डील में बदलता जा रहा है। लेकिन सवाल है कि आखिर इस मामले की सच्चाई क्या है, कौन शिकार है और कौन शिकारी। ब्यूरो रिपोर्ट, ईटीवी न्यूज। बिल्कुल फैक्ट बता। उधर फोर्ब्स इंडिया ने 2018 की अंडर 30 लिस्ट जारी की है। इस लिस्ट में 29 युवाओं के नाम हैं जो 30 साल से कम उम्र के हैं और इन्होंने अपने अपने क्षेत्र में कामयाबी हासिल की है और ये भारत के नए नव निर्माता साबित होने वाले हैं। इस लिस्ट में मूर्तिकार साहिल नायक को भी शामिल किया गया है। लिस्ट के प्रमुख नामों में क्षितिज मारवा, रंजन बोरडोली, गौरव मुंजाल, रोमन सैनी, हितेश सिंह और रोहित राम सुब्रमण्यम हैं। बता दें कि पिछले 5 सालों से लगातार फोर्ब्स इंडिया 30 साल से कम उम्र वाले ऐसे 30 युवाओं की लिस्ट जारी करती है जो अलग अलग क्षेत्र में नया मुकाम बना रहे हैं। फोर्ब्स की लिस्ट में 15 कैटेगरी को शामिल किया जाता है, जिसमें आर्ट एंड कल्चर, डिजाइन, ई कॉमर्स, एंटरटेनमेंट, फैशन, म्यूजिक, कला, इंजीनियरिंग, एजुकेशन और मेडिकल प्रमुख होते हैं। तो फोर्ब्स की अंडर 30 लिस्ट में अलग अलग सेक्टर में जिन लोगों को जगह मिली है उसमें खेल की दुनिया से जसप्रीत बुमराह, हरमनप्रीत कौर, सविता पुनिया, हिना सिद्धू का नाम भी शामिल है। अगर हम तकनीक की बात करें तो दुनिया बदलने का दम रखने वालों में राहुल रंजन, राजीव प्रताप सिंह, शंकर नारायणन, देवराजन, प्रशांत गुप्ता का नाम है। तो एनजीओ और सामाजिक सहभागिता के लिए काम करने वालों में अंकित अग्रवाल, करण रस्तोगी, जाह्नवी जोशी और नुपुर किर्लोस्कर शामिल है। फाइनेंस सेक्टर की बात करें तो इसमें अभिनव पाठक, साकेत बीएसवी योगेश के नाम शामिल हैं। और अब हम आपको एक ऐसे रिपोर्टर से मिलवाने जा रहे हैं जो खुद की ही शादी की रिपोर्टिंग कर रहा है। देखिए स्पेशल रिपोर्ट। अंदरूनी मुल्क लोग अपनों में ईद मनाने के लिए अरे यार क्या करे, गाड़ी चल दी, उधर से निकल जा भाई। कराची से अंदरूनी मुल्क लोग ये आगे भाई उधर चले जाओ। कराची से अंदरूनी मुल्क लोग यार बड़ा बेगैरत आदमी, उधर से भाई उधर से चले जाओ। कराची से अंदरूनी मुल्क लोग आ रहे हैं, क्या कर रहे हैं बीवी, उधर चलिए, एक मिनट रुक जाना। कराची से लोग रिपोर्टिंग का वीडियो याद है आपको?
रिपोर्ट का नाम चांद नवाब है, जो पाकिस्तान के हैं और इनकी ये रिपोर्टिंग न जाने कितने लोगों को गुदगुदा चुकी है। लेकिन अब दूसरी तस्वीर देखिए। ये जनाब भी रिपोर्टर हैं और पाकिस्तान के ही हैं। इनकी रिपोर्टिंग का वीडियो भी वायरल हो रहा है। वजह है इनकी शादी। जी हाँ, अपनी ही शादी की रिपोर्टिंग करने की वजह से ये शख्स पूरी दुनिया में वायरल हो रहा है। ट्विटर पर वायरल हुए वीडियो के मुताबिक दूल्हा पाकिस्तान के फैसलाबाद के सिटी 41 चैनल का रिपोर्टर है। दूल्हे के ड्रेस में सजा है और हाथ में माइक लिए हुए ये पत्रकार कैमरे के सामने देखिए कैसे रिपोर्टिंग करता है। बहुत खुशी का दिन है मेरे लिए भी और मेरे घर वालों के लिए भी। मेरी क्योंकि लव मैरिज है और लव मैरिज में मेरी जो वाइफ है वो भी खासी खुश है। ना सिर्फ वाइफ बल्कि उनके घर वाले भी खासे खुश नजर आते हैं। मेरे वालिद मोहतरम भी यहाँ पे मौजूद हैं, जिन्होंने बेतहाशा अनथक मेहनत करने के बाद ये दिन देखा है और तमाम इंतजामात भी खुद ही संभाले थे उन्होंने। सिटी 41 चैनल पहले भी शहर में होने वाली शादियां कवर करता रहा है, इसलिए उसने हनन की शादी को भी कवर करने का फैसला किया। तो हनन ने शादी के स्टेज पर अपने सहकर्मी से माइक लेकर रिपोर्टिंग शुरू कर दी और अपने पिता से मिलवाते हुए हनन ने पूछा कि आज आपके बेटे की शादी हो रही है, आपको कैसा लग रहा है। कहानी का क्लाइमेक्स तब आया जब हनन ने दर्शकों को अपनी पत्नी से रूबरू करवाया और अपनी पत्नी से पूछा कि आज तुम्हारी मुझसे शादी हो रही है, तुम्हें क्या कहना है। तो सुनिए क्या जवाब मिला। बहुत अच्छा लगा, मुझे बहुत अच्छा लगा, आपने मेरी पहली ख्वाहिश पूरी की। मैं उम्मीद करती हूँ आप आगे भी मेरी इसी तरह सारी जिंदगी। और चलिए फिलहाल बुलेटिन में इतना ही, दीजिए इजाजत। नमस्कार।